नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि अमेरिका पर रूसी न्यूक्लियर सबमरीन का खतरा मंडरा रहा है। फिर मायामी पहुंची है रूस की कजान सबमरीन। कल ही हवाना से रवाना हुई थी ये सबमरीन। 12 जून को भी अमेरिका के करीब थी रूसी सबमरीन और एक बार फिर ये खतरा मंडराने लगा है। 12 जून को रूस ने परमाणु ड्रिल भी की थी और अब एक बार फिर ये सबमरीन अमेरिका के बहुत पास पहुंच चुकी है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाया और इसके साथ ही वैश्विक शांति पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि प्योंगयांग मुलाकात को भले ही डिप्लोमेटिक बताया जा रहा हो, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक मुलाकात है। किम पुतिन की मुलाकात के साथ ही एशिया प्रशांत से लेकर दक्षिण अमेरिका तक परमाणु हथियारों का जाल तैयार हो चुका है। सर्बिया की खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन ने कई मोर्चों पर एक साथ हमले की तैयारी कर ली है। विश्व युद्ध के 7 संकेत साफ नजर आ रहे हैं। पोलैंड में परमाणु आपातकाल ड्रिल शुरू हो चुकी है। देखिए पुतिन ने धरती के किस हिस्से में कैसी परमाणु व्यूह रचना की है और नॉर्थ कोरिया दौरे का असली मकसद क्या है। अठारह जून की रात प्योंगयांग के रनवे पर इल्यूशन 96 ने टचडाउन किया। और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के आदेश पर पुतिन का स्वागत समारोह शुरू हो गया। रनवे पर रेड कार्पेट बिछाई गई। एयरपोर्ट पर किम जोंग उन पहले से पुतिन के इंतजार में खड़े थे। कुछ ही मिनट बाद आत्मविश्वास से भरे पुतिन IL-96 से उतरे और किम जोंग ने हाथ मिलाकर स्वागत किया। किम जोंग की उत्तराधिकारी उनकी बेटी ने पुतिन को गुलदस्ता भेंट किया। इसके बाद डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की सेना ने पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्योंगयांग के इस भव्य स्वागत समारोह पर पूरे यूरोप और अमेरिका की नजर टिकी है। ऐसा नहीं है कि पुतिन पहली बार नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए हैं। साल 2000 में भी रूस के नए नए राष्ट्रपति बने पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था और तब किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने पुतिन का स्वागत किया था। तब ये दो कम्युनिस्ट देशों के बीच डिप्लोमेटिक सहयोग बढ़ाने का दौरा था। लेकिन 24 साल बाद बदले हुए हालात में इल के बेटे उन नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। 24 साल में दुनिया के शक्ति समीकरण उलट चुके हैं। अब पुतिन शक्ति हासिल करने के लिए प्योंगयांग पहुंचे हैं। पुतिन की इस यात्रा का मकसद है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में रूस का वर्चस्व बढ़ाना, एशिया में अमेरिकी हितों पर हमला करना, एशिया के अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ व्यूह रचना करना और नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए हथियार हासिल करना। यूरोप और अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि प्योंगयांग का भव्य समारोह यूरोप और अमेरिका के विनाश का आधार बनने वाला है और पुतिन इसके संकेत भी दे चुके हैं। Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий
гегемонистской политики со стороны империалистической политики со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. पुतिन का संकेत साफ है कि वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के खिलाफ गठबंधन तैयार कर चुके हैं और अब यूरोप के साथ साथ दुनिया भर में अमेरिका को घेरने का प्लान एक्टिवेट हो चुका है। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई ryabkov ने इसकी पहली झलक दुनिया के सामने रख दी है। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर में रूस के सहयोगी देशों से लॉन्ग रेंज परमाणु मिसाइलें तैनात करने पर चर्चा चल रही है। खासकर एशिया और दक्षिण अमेरिका में रूसी परमाणु मिसाइलें जल्द तैनात हो सकती हैं। यूरोप के मोर्चे पर रूस की मिसाइलें पहले से तैनात हैं और अब एशिया सहित दक्षिण अमेरिका में पुतिन की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। एशिया में रूस के मिसाइलों का पहला ठिकाना ईरान हो सकता है। ईरान से रूस इजराइल पर खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में मिसाइलें तैनात हो सकती हैं और यहां से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के गुआम बेस तक मिनटों में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। सर्बिया की खुफिया रिपोर्ट है कि रूस बहुत जल्द विश्व युद्ध शुरू करने वाला है और पूरी धरती में इसीलिए व्यूह रचना हो रही है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनाव ऑल आउट वॉर में बदलने वाला है। अगले 90 दिनों में रूस नेटो पर हमला कर सकता है। इससे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जंग में यूरोप के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। रूस ने एशिया से लेकर दक्षिण अमेरिका तक युद्ध की व्यूह रचना तैयार कर ली है। युद्धाभ्यास की आड़ में हथियार तैनात हो चुके हैं। इस वक्त धरती पर कई जगह युद्धाभ्यास हो रहा है और नेटो सहित रूस बड़ी जंग की तैयारी में है। बाल्टिक सागर में नेटो सेनाएं बाल्टॉप्स युद्धाभ्यास में जुटी हुई हैं। बाल्टिक में 20 नाटो देशों की वॉर ड्रिल जारी है। इसमें 20 देशों के 9000 सैनिक शामिल हैं। माइन हटाने, सबमरीन तलाश करने का अभ्यास चल रहा है। भूमध्य सागर में रूस और मिस्र की नेवी एक्सरसाइज कर रही है। दोनों देशों के 8 युद्धपोत मिसाइलें बरसा रहे हैं। दोनों सेनाएं मिलकर नेटो के मॉक टारगेट पर हमले कर रही हैं। ओखोत्स्क सागर में रूसी युद्धपोत और सबमरीन का युद्धाभ्यास चल रहा है। एशिया में जापान के करीब 8 युद्धपोत और 4 सबमरीन तैनात हो चुके हैं। रूसी सेना के 3000 से ज्यादा जवान शामिल हैं इस ड्रिल में। जापान सागर में रूस के 40 युद्धपोत एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें रूसी सेना के 20 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये युद्धाभ्यास 18 से 28 जून तक चलेगा। माना जा रहा है कि चीन की सेना भी इसमें शामिल हो सकती है। इस युद्धाभ्यास से दक्षिण कोरिया और जापान पर खतरा मंडरा रहा है। क्यूबा के हवाना में रूस का 5 दिन का युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। रूसी सबमरीन और युद्धपोत अमेरिका से 105 किलोमीटर दूर मिसाइलें बरसा रहे हैं। 18 जून को इस नेवी ड्रिल का आखिरी दिन था। अमेरिका ने भी ग्वांतानामो बे में सबमरीन तैनात कर दी है। हवाना में रूसी सबमरीन के पहुंचने से अमेरिका अलर्ट पर है। रूस की सबमरीन 5 दिन तक हवाना के पास मौजूद रही है। धरती पर परमाणु हथियारों का जाल बिछ चुका है और पूरे यूरोप में विश्व युद्ध का डर फैल गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति वुसिक ने कहा है कि पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को कम आंककर यूरोप के देश आत्मघाती गलती कर रहे हैं।
राष्ट्रपति वुसिक के बयान के बाद यूरोप के कई देशों में सुरक्षा उपाय शुरू हो गए हैं और जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजें जुटाई जा रही हैं। सर्बिया में लोगों ने तेल, खाने पीने के सामान का स्टोरेज शुरू कर दिया है। सर्बिया में लोग जीवन रक्षक दवाइयां, एंटी रेडिएशन दवाइयां खरीद रहे हैं। पानी के बड़े बड़े कैन खरीदकर स्टोर किए जा रहे हैं। पोलैंड की राजधानी में परमाणु आपातकाल ड्रिल शुरू कर दी गई है। लोगों को तय समय में परमाणु बंकरों में भेजने का अभ्यास किया जा रहा है। इमरजेंसी बिजली, पानी सप्लाई जारी रखने का अभ्यास हो रहा है। पुतिन और किम का गठबंधन होते ही यूरोप ने आत्मरक्षा की सभी तैयारियां कर ली हैं। ये संकेत है कि परमाणु खतरे से धरती अब ज्यादा दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चंद रोज पहले पीस समिट के दौरान पुतिन ने यूक्रेन को शांति प्रस्ताव भेजा, जिसे न सिर्फ ज़ेलेंस्की ने खारिज किया बल्कि इसके जवाब में रूसी धरती पर ताबड़तोड़ ड्रोन बारिश की। मिसाइल लॉन्चर से रूसी धरती को दहलाया। बस इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अब रूसी राष्ट्रपति का अगला टारगेट सिर्फ यूक्रेन की तबाही नहीं बल्कि उसे टुकड़ों में बांटने का है। और इसके लिए पुतिन ने जबरदस्त अटैक प्लान तैयार किया है, जिसका आगाज तो यूक्रेन के हथियार रूट के खात्मे से होगा, मगर अंत यूक्रेन के खंड खंड होने से होगा। आखिर कैसे, आप ही देखिए। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से प्रहार। कहीं ड्रोन के जरिए विस्फोटक कोहराम, तो कहीं आर्टिलरी शेल और MLRS से बारूदी भूचाल। बीती रात रूसी धरती पर यूक्रेन ने नॉन-स्टॉप हमले किए। पश्चिमी रूस के कई बड़े शहरों और प्रांतों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड का बारूदी प्रकोप देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म फोर्स ने जबरदस्त अंदाज में पश्चिमी रूस के करीब 40% इलाके को बारूद से पाट दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जों वाले इलाके में बम, गोला बारूद और मिसाइलों की प्रचंड बारिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना ने अजोव सागर से सटे रूस के रोस्टोव रीजन में मौजूद सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन हमला किया। रोस्टोव के नोवोशाख्तिंस्क प्लांट पर यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक किए। यूक्रेन ने रूसी सरजमी को दहलाकर अपना प्रतिशोध तो पूरा कर लिया, लेकिन अब बारी पुतिन के बारूदी इंतकाम की है, जिसका आगाज तो यूक्रेन की तबाही से होगा। लेकिन अंत यूक्रेन के 2 टुकड़ों में बंटने से होगा। दरअसल रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि रूस का शांति प्रस्ताव यूक्रेन के लिए आखिरी मौका था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमला कर सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसे में अब बात शांति प्रस्ताव पर नहीं बल्कि यूक्रेन की तबाही की होगी। यकीन मानिए, अब यूक्रेन को पुतिन 2 टुकड़ों में बांट देंगे। चंद रोज पहले ही पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक सशर्त शांति प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बात यह थी कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है, यूक्रेन उसे छोड़ दे, वहां से अपनी सेना हटा ले। मगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के शांति प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसके जवाब में रूसी धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए।
लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत होगी यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तोड़कर। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। वेस्ट के हथियार रूट का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है, जहां से हथियार यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचते हैं। ऐसे में अब पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के वो हाईवे हैं जिनसे हथियार यूक्रेन के कोने कोने में भेजे जाते हैं। सबसे पहले बात यूक्रेन के हाईवे M09 की, जो वॉर्सो से लवीव तक बना हुआ है। दरअसल वॉर्सो से यूक्रेन बॉर्डर तक हथियार लाए जाते हैं और फिर इसे M09 हाईवे से लवीव तक भेजा जाता है। ऐसे में पुतिन का पहला मकसद इसी हाईवे को तबाह करने का है। दूसरा हाईवे M12 है, जो लवीव से सेंट्रल यूक्रेन तक मौजूद है। हाईवे M12 से हथियारों की खेप लवीव के हथियार डिपो से सेंट्रल यूक्रेन के तमाम इलाकों में पहुंचाई जाती है। ऐसे में इस हाईवे को रूस जल्द से जल्द तबाह करने की कोशिश करेगा। तीसरा हाईवे M04 है, जो सेंट्रल यूक्रेन से डोनेस्क के बीच बनाया गया है। दावा है कि इस हाईवे के जरिए यूक्रेनी डिफेंस पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को डोनेस्क रीजन तक पहुंचाता है, जो रूस से सटा हुआ है। फिलहाल इस पर रूसी सेना का कब्जा भी है। अब बात हाईवे M05 की, जो यूक्रेन की राजधानी कीव से ओडेसा रीजन के बीच मौजूद है। ओडेसा यूक्रेन का तटीय इलाका है, ब्लैक सी के पास मौजूद है। यहीं से यूक्रेन क्रीमिया पर अटैक करता है। ऐसे में इस हथियार रूट को तबाह करना भी रूस के लिए बेहद जरूरी है। राजधानी कीव से हाईवे M03 डोनेस्क रीजन के डाउजांस्की इलाके तक जाता है। डाउजांस्की यूक्रेन का सरहदी इलाका है। ये रूसी बॉर्डर के काफी नजदीक मौजूद है। पश्चिमी यूक्रेन के वोलेन रीजन से दक्षिणी यूक्रेन के चेनिवित्सी तक हाईवे M19 बनाया गया है। दावा किया जाता है कि सीक्रेट रूट के जरिए पोलैंड से हथियार वोलेन प्रांत तक पहुंचाए जाते हैं और फिर हाईवे M19 के जरिए ये वेपन चेनिवित्सी तक भेजे जाते हैं। सबसे आखिर में यूक्रेन का हाईवे M21 है, जो जाइटोमिर से मोल्डोवा तक मौजूद है। ये भी यूक्रेन का इंटरनेशनल हाईवे है, जहां से हथियारों की भारी खेप ट्रांसफर की जाती है। यकीनन जंग सिर्फ जज्बे से नहीं बल्कि हथियारों से लड़ी और जीती जाती है। मतलब आपके पास सेना है मगर हथियार नहीं तो युद्ध लड़ना नामुमकिन है। और शायद पुतिन यही वेपन क्राइसिस यूक्रेन के लिए खड़ा करने की तैयारी में है। तभी तो रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूस को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के वेपन रूट पर डबल फ्रंट से प्रहार होगा। वेपन रूट पर हमले का प्लान नंबर 1, कीव लवीव से ईस्टर्न फ्रंट लाइन तक पहुंचने वाले हाईवे पर अटैक। वेपन रूट पर हमले का प्लान नंबर 2, पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदाम, शहर और बड़े हाईवे पर हमला। दरअसल पश्चिमी यूक्रेन का इलाका ज़ेलेंस्की के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस इलाके में न सिर्फ यूक्रेन के बड़े हथियार रूट हैं, बल्कि एंट्री पॉइंट और हथियार डिपो भी है। पश्चिमी यूक्रेन का इवानो-फ्रांकोव्स्क रीजन हथियारों का एंट्री पॉइंट है। इवानो-फ्रांकोव्स्क में यूक्रेनी फोर्स का सबसे बड़ा हथियार गोदाम भी है। वहीं लवीव और टेर्नोपिल में भी यूक्रेनी ब्रिगेड का वेपन डिपो मौजूद है। चेर्वोनोरहद, वोलोदिमीर और लुत्स्क में यूक्रेन ने वेपन स्टोरेज बना रखा है। पोलैंड से आने वाले हथियारों को इन्हीं 3 लोकेशन पर स्टोर किया जाता है। हालांकि रूसी ब्रिगेड इन तमाम लोकेशन पर पहले भी अटैक कर चुकी है, मगर अब पुतिन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियारों को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी में है।
ताकि वेपन क्राइसिस से यूक्रेन ब्रिगेड कमजोर हो और इसी का फायदा उठाकर पुतिन ज़ेपोरिजिया से लेकर खार्किव तक के इलाके पर कब्जा कर ले। और फिर शांति प्रस्ताव की पेशकश कर यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांट सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा जंग के जिस विस्तार की आशंका थी वो सच साबित होने जा रहा है। इजराइल में लेबनान पर हमले के फैसले पर मोहर लग चुकी है। इजरायली सेना गाजा में ऑपरेशन के बीच अब एक नया युद्ध लड़ने को तैयार है। इजराइल का ये मिशन हिजबुल्लाह के खिलाफ होगा। लेबनान से लगातार हमले के बाद इजराइल ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये युद्ध लेबनान तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की शुरुआत होते ही हूती और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों का हमला भी तेज हो जाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन फुटेज जारी करके इजराइल में बहुत बड़ा विध्वंस करने की धमकी दी है। वार पलटवार नहीं, आर पार की जंग होगी। अब सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने नहीं, संपूर्ण लेबनान भस्म होगा। इजराइल में बैठकों के कई दौर के बाद आखिरकार लेबनान मुद्दे पर फैसला ले लिया गया है। इजराइल ने जंग के नए मोर्चे पर युद्ध लड़ने का फैसला ले लिया है। इजराइल में लेबनान पर हमले के फैसले पर मोहर लग चुकी है और इजरायली सेना के उत्तरी कमान ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली। अब किसी भी पल लेबनान पर मिसाइलों की भारी बरसात हो सकती है। तैयारी सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से भी हो रही है। इजराइल पर 2 मोर्चों से प्रहार की तैयारी है। उत्तर से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए तैयार है, तो वहीं दक्षिण से हूती इजराइल पर हमले की कमान संभाल चुका है। यानी सिर्फ उत्तर नहीं बल्कि इजराइल को दक्षिण में भी बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। उम्मीद गाजा की तरह ही लेबनान पर भीषण हवाई हमले की है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। यानी दुनिया अब जंग के नए तूफान की चश्मदीद बनेगी, जिसमें सीधे तौर पर शामिल होने वाले किरदारों के बारे में समझ लीजिए। इनमें सबसे पहला नाम इजराइल का है। यानी इजराइल एक और युद्ध का आगाज करने वाला है। इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका भी इस जंग से दूर नहीं रह सकता है, जबकि दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह और हूती। इजराइल भले ही लेबनान पर गाजा की तरह हमला करे और मिशन भी हमास की तरह हिजबुल्लाह जैसे एक संगठन के खिलाफ हो, लेकिन ये युद्ध एक महायुद्ध की वजह बन सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह और हूती को सिर्फ मोहरा माना जा रहा है। ये दोनों संगठन जिसके इशारे पर इजराइल को टारगेट कर रहे हैं वो ईरान है, और ईरान भी रूस और चीन जैसे देशों के भरोसे युद्ध भड़का रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान से युद्ध शुरू होते ही दुनिया में किस कदर एक बड़े वॉर का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, जिसमें एक तरफ अमेरिका का गुट होगा तो दूसरी तरफ रूस और चीन का एंटी अमेरिका गुट।
ईरान और रूस जैसे देशों की मदद से हिजबुल्लाह को कितना ताकतवर बनाया जा चुका है, इसका सबूत भी सामने आया है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे आधुनिक सर्विलांस ड्रोन हैं जो एयर डिफेंस को चकमा देते हुए ठीक उसके ऊपर से उड़ान भरने में कामयाब हुए। यह इजराइल का हाइफा बंदरगाह है और इसके ऊपर उड़ रहा था हिजबुल्लाह का सर्विलांस ड्रोन। बंदरगाह पर कितने जहाज तैनात हैं, सार मिसाइलों से लैस कितने युद्धपोत हैं, ये सब कुछ हिजबुल्लाह के कमांडर्स ने ड्रोन के कैमरे से देखा और इसका प्रसारण करने वाली ताकत का प्रदर्शन भी किया। बंदरगाह की एक एक तस्वीर हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर तक पहुंची और अब इसे पूरी दुनिया सोशल मीडिया के जरिए देख रही है। हिजबुल्लाह का ड्रोन समंदर के किनारे उड़ता रहा और उत्तरी इजराइल के अहम ठिकानों की लोकेशन को कैप्चर करता रहा। आशंका है कि इस रैकी के बाद हिजबुल्लाह की मिसाइलें सटीक निशाने के साथ हमला कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की इन तस्वीरों को लाइव टेलीकास्ट भी किया। अब हैरान करने वाली ये तस्वीर देखिए, ये हाइफा का एयरबेस है। यहाँ आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, लेकिन ड्रोन एयरबेस के ऊपर से भी गुजरा और इजराइल को भनक तक नहीं लगी। ये इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाता है। ऐसी रेकी का ही असर है कि हिजबुल्लाह ने 411वीं बटालियन पर सटीक हमला किया। नेवे जिब इलाके में हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह ने इसे लेबनान के शहबिया शहर में हुई हत्या का बदला बताया है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सुलह कराने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने विशेष सलाहकार ऑशस्टेन को बैरूत भेजा। ऑशस्टेन ने कहा है कि अमेरिका लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध नहीं चाहता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के विवाद को बातचीत से हल करना होगा। लेबनान के नेताओं से बातचीत के बाद ऑशस्टेन इजराइल भी जाएंगे। एक तरफ अमेरिका जंग टालने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल की ताकत भी बढ़ा रहा है। इजराइल नेवी को रविवार को अमेरिका से दूसरा लैंडिंग क्राफ्ट मिल गया। अमेरिका का यह जहाज इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर पहुंच गया। यूएसए आईएनएस कोमेमियोत। इससे पहले अमेरिका ने इजराइल को अक्टूबर में आईएनएस नेशॉन भेजा था। अमेरिका को चौकन्ना कर दिया है। पेंटागन के अधिकारियों ने इजराइल को हवाई सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा है। इस बीच अमेरिका ने मंगलवार को हूती के 9 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। हालांकि हूती के हमलों के बाद लाल सागर में एक बड़ा कार्गो शिप डूब गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लाइबेरिया के झंडे वाला ग्रीक के स्वामित्व वाला ट्यूटर नाम का जहाज लाल सागर में डूब गया। लेबनान के बीच युद्ध तय है क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसके लिए महीनों तैयारी की है और ईरान बरसों से इजराइल में तबाही का तांडव देखने के लिए बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का षड्यंत्र लंबे समय से रचा जा रहा है। कई बार ऐसी खबरें आईं जब यह कहा गया कि पुतिन की हत्या के लिए कई विदेशी और रूस के डबल एजेंट भेजे गए हैं। नॉर्थ कोरिया की यात्रा से पहले भी पुतिन की हत्या की साजिश के संकेत मिले हैं। इस बार पुतिन के विशेष विमान को क्रैश करने की खुफिया रिपोर्ट मिली। क्या पुतिन का विमान भी उसी तरह क्रैश हो जाता जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई? क्या पुतिन की हत्या की साजिश भी उसी तरह रची गई? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं और इनके पीछे वजह क्या है वो आप इस रिपोर्ट में जानिए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का यह 18वां विदेश दौरा है। युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन ने एक भी पश्चिमी देश का दौरा नहीं किया और 18वें विदेश दौरे पर वो नॉर्थ कोरिया और वियतनाम पहुंचे हैं।
पुतिन ने सुरक्षा कारणों से एक भी ऐसे देश का दौरा नहीं किया है जो अमेरिका का सहयोगी है या अमेरिका जिसे पुतिन की गिरफ्तारी के लिए मजबूर कर सकता हो। ये पुतिन की सुरक्षा की वजह से उठाए गए कदम हैं और जब पुतिन ने रूस से 18 जून को प्योंगयांग के लिए उड़ान भरी तो उनके विशेष विमान की विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुतिन के विशेष विमान के साथ सुरक्षा के लिए साथ में सुखोई 34 ने उड़ान भरी। खास बात यह है कि पुतिन ने रूसी एयर स्पेस में भी बिना सुरक्षा के उड़ान नहीं भरी। पुतिन मॉस्को से उड़े और पहले ईस्ट साइबेरिया के याकुत्स्क शहर पहुंचे। इसके बाद याकुत्स्क से प्योंगयांग के लिए उड़ान भरी और इस पूरी उड़ान में उनके साथ सुखोई 34 चलता रहा। इस पर एंटी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर अटैक मिसाइलें तैनात थी। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद पुतिन ज्यादा सावधान है। पुतिन के विशेष विमान पर हैक अटैक होने का खतरा जताया गया था। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी ने क्रेमलिन को अलर्ट किया था। पुतिन के सुरक्षा दस्ते ने विशेष सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। रूस के मजबूत सहयोगी ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रहस्यमयी हालात में 19 मई को अजरबैजान की सीमा के पास क्रैश हुआ और आज तक ये नहीं पता लगा कि ये साजिश थी या दुर्घटना। पुतिन के खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं और पुतिन खतरे को भांपते हुए अपना पूरा सुरक्षा बेड़ा लेकर विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये प्योंगयांग के एयरपोर्ट पर खड़ी पुतिन की आर्मर्ड कार और सेनात लिमोजीन है जो उनकी सुरक्षा के लिए साथ ले जाई गई है। किम ने भी पुतिन की यात्रा के लिए वही फुली आर्मर्ड रशियन मेड 4.4 लीटर ट्विन टर्बो हाइब्रिड V8 इंजन और सेनात लिमोजीन तैनात की जो पुतिन ने उनको उपहार में दी थी। पुतिन अपनी सुरक्षा में कोई चूक नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने जासूसी की जिंदगी जी है और हर कदम पर वो पहले खतरा आंकते हैं फिर कदम बढ़ाते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी में कुछ भी तत्काल नहीं होता। रूसी राष्ट्रपति के हर कदम पर सैकड़ों बॉडीगार्ड बारीकी से नजर रखते हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। पुतिन की सुरक्षा में रूसी राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के जवान रहते हैं। पुतिन के साथ पहले घेरे में काले सूट पहने ईयरफोन लगाए सुरक्षा गार्ड रहते हैं। इसे निजी गार्ड सर्कल कहते हैं। दूसरा घेरा उन गार्ड से बनाया जाता है जिन पर जनता का ध्यान नहीं जाता। ये राष्ट्रपति से दूर रहकर खतरे पर नजर रखते हैं। इन्हें लेयर 2 गार्ड्स कहते हैं। तीसरा घेरा भीड़ को राष्ट्रपति से दूर रखता है और भीड़ में इनमें संदिग्ध लोगों को आने से रोकता है। इन्हें मॉब कंट्रोलर सर्कल कहते हैं। चौथा और सबसे आखिरी घेरा आसपास की इमारतों की छतों पर स्थित स्नाइपरों का होता है। इन्हें स्नाइपर सर्कल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया की यात्रा में ये हर कदम पुतिन के साथ हैं और पुतिन के विशेष आर्मर्ड कार के पास भी मौजूद है। और इस लिमोजीन की बॉडी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और सेरेमिक से बनाई गई है। इस कार के दरवाजे 8 इंच मोटे स्टील से बने होते हैं जो किसी भी तरह के केमिकल हमले से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। कार की खिड़कियां पॉलीकार्बोनेट से बने 5 लेयर वाले बुलेट प्रूफ शीशों से तैयार की जाती है। इस कार के टायर कभी पंक्चर नहीं होते और न ही हमले के बाद इसकी रफ्तार में कोई कमी आती है। कार के बूट यानी डिक्की में फायर फाइटिंग सिस्टम, स्मोक स्क्रीन लगा होता है। कार पर बारूदी सुरंग, आरपीजी हमले का असर नहीं होता। कार के बोनट के आगे नाइट विजन कैमरा और ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। पुतिन को खाने में कोई जहर ना दे सके इसके लिए भी फूड टेस्टर रखे गए हैं।
हत्या का षड्यंत्र रखने वाले भी जानते हैं कि पुतिन के सुरक्षा घेरे को भेदना बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग का प्रचंड फेज शुरू हो चुका है, जो पहले ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि इस चरण में न सिर्फ विनाशक हथियारों को तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें जंग में झोंकने का ब्लूप्रिंट भी रेडी है। आखिर कौन कौन से हैं वो हथियार जिनकी अब जंग में आहुति दी जाएगी, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 में रूस यूक्रेन जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड में अब पहले से ज्यादा घातक विनाशकों का इस्तेमाल होगा। जंग में सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं, बल्कि तेज रफ्तार और विस्फोटक प्रहार करने वाले वेपन्स भी प्रचंड तबाही मचाएंगे। रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों मुल्क तेजी से अपने बारूदी जखीरे को भरने की तैयारी में जुट गए हैं। वॉरजोन से जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक जल्दी यूक्रेन डिफेंस के खेमे में एक ऐसा विनाशक शामिल होगा जो बारूद नहीं बल्कि विस्फोटक ड्रोन उगलेगा, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। जानते हैं उस हथियार का क्या नाम है? मॉडिफाइड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर। दरअसल जर्मनी की एक डिफेंस कंपनी कंटेनर की तरह दिखने वाले एक लॉन्चर सिस्टम को तैयार कर रही है, जिसमें से रॉकेट या फिर गोले नहीं बल्कि दर्जनों ड्रोन निकलेंगे। इस हथियार को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक मॉडिफाइड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर में 126 शेल होंगे। एक बार में 3 ड्रोन शेल कंटेनर से दागे जाएंगे, यानी कंटेनर से कुल 42 राउंड ड्रोन फायर होंगे। स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर ट्रक के जरिए मूवमेंट भी करेगा। वैसे भी यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी इलाकों में भूचाल ला रखा है। ऐसे में जर्मन मेड स्वॉर्म ड्रोन कंटेनर यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ यूक्रेनी डिफेंस रूस को ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार से दहलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के ड्रोन हमले को रोकने के लिए यूक्रेन सॉलिड डिफेंस में जुट गया है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूसी ड्रोन हमले को रोकने के लिए यूक्रेन को जर्मनी फ्रैंकेनस्टीन एयर डिफेंस टैंक दे सकता है। फ्रैंकेनस्टीन को जर्मन कंपनी रेहिनमेटॉल कंपनी ने डिजाइन किया है। इस पर 35 mm ऑटोमेटिक कैनन लगी है। यह ड्रोन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयर डिफेंस को लेपर्ड 1 टैंक के ढांचे पर डिजाइन किया गया है। लेपर्ड 1 टैंक जर्मन सेना रिटायर कर चुकी है। हथियार मिला तो उसकी ताकत में इजाफा तय है। हालांकि पुतिन ने भी यूक्रेन पर पलटवार करने के लिए नया बारूदी उड़न दस्ता तैयार किया है, जिसका नाम है रुजाक एस ड्रोन। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन का रुजाक एस ड्रोन तबाही मचा पाएगा? क्या यूक्रेनी धरती को अपने विस्फोटक हमलों से दहला पाएगा? क्या रूसी डिफेंस के लिए रुजाक एस ड्रोन गेम चेंजर बन पाएगा? तो आपको बता दें कि रूस का रुजाक एस ड्रोन रूसी डिफेंस का रुजाक S1 FPV ड्रोन है, जो लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी मारक क्षमता करीब 2 किलोमीटर तक है।
ये ड्रोन हाईटेक कैमरे और एआई तकनीक से लैस इसी विस्फोटक ड्रोन के जरिए रूस डिफेंस अब यूक्रेनी सेना की होश फाख्ता करेगा, यूक्रेन के सुरक्षा कवच को भेद कर प्रचंड तबाही मचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।